नमस्कार। आज हम एक जबरदस्त सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमें वक्त में बहुत बहुत पीछे ले जाएगा। हम भारतीय उपमहाद्वीप में बसे पहले इंसानों की कहानी से शुरू करेंगे और पहुंचेंगे दुनिया की पहली महान शहरी सभ्यताओं में से एक के बनने और फिर उसके बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गुम हो जाने की दास्तान तक। ये कहानी है कि कैसे प्राचीन भारत बना, पत्थर से शहर तक। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम इस सफ़र में कहां-कहां से गुजरने वाले हैं। हम कहानी को बिल्कुल शुरू से आखिर तक देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि कैसे लाखों सालों के दौरान प्राचीन भारत ने अपना वो रूप लिया जिसे हम आज जानते हैं। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र होने वाला है, तो बने रहिए। तो कहानी में और गहरा उतरने से पहले चलिए थोड़ा सीन सेट करते हैं। हम एक बहुत बड़े, बहुत विशाल इलाके की बात कर रहे हैं जिसका इतिहास बहुत अमीर और पेचीदा है और ये लाखों साल पुराना है। और यहीं से शुरू होता है हमारा सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसा रहस्य जो हमें इस पूरी कहानी में सोचने पर मजबूर करता रहेगा कि सिंधु घाटी जैसी इतनी आगे बढ़ी हुई, इतनी तरक्की कर चुकी सभ्यता आखिर गुम कैसे हो गई और फिर हजारों साल बाद उसे दोबारा कैसे खोजा गया। चलिए पता लगाते हैं। लेकिन देखिए, शहर बनाने से पहले इंसान को खुद को बनाना सीखना था और ये जो प्रक्रिया थी ये पाषाण युग यानी कि स्टोन एज में शुरू हुई। ये कोई छोटा मोटा दौर नहीं था, ये एक बहुत ही लंबा वक्त था जिसने आने वाली हर चीज के लिए बुनियाद रखी। अब जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका पैमाना। पूरा पाषाण काल यानी पुराना पाषाण युग, ये वो दौर था जब इंसान पत्थर के औजार इस्तेमाल करता था। ये अकेला ही हमारे उपमहाद्वीप पर इंसान के इतिहास का 99% से भी ज्यादा हिस्सा है। मतलब हमारे इतिहास का लगभग पूरा का पूरा हिस्सा ही यही था। जरा सोचिए कितना लंबा वक्त। तो चलिए इस पूरा पाषाण काल में एक गोता लगाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां जिंदगी का मतलब था सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहने का संघर्ष। इंसान खानाबदोश थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे, कंदमूल इकट्ठा करते थे और इन सब के लिए पत्थर के भद्दे मोटे मोटे औजारों का इस्तेमाल करते थे। और ये स्लाइड सब कुछ बयां कर रही है। ये है इंसान के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव, नव पाषाण क्रांति। आप यूं समझिए कि ये वो पल था जब हमने भटकना बंद किया और बनाना शुरू किया। यही वो पल था जिसने सभ्यता की नींव रखी। तो साफ साफ कहें तो बात सिर्फ खेती की नहीं थी, बात थी एक बुनियाद रखने की। खेती ने हमें वो ताकत दी कि हम एक जगह बस सकें, बड़े और जटिल समाज बना सकें और फिर आगे चलकर शहर बसा सकें। इस एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके सबूत भी हैं जमीन पर। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ जैसी जगहें हमें दक्षिण एशिया में खेती का सबसे पहला, सबसे पुराना सबूत देती हैं। ये बसे हुए जीवन की असली शुरुआत थी। और दूसरी तरफ कश्मीर के बुर्जहोम में हमें ये बड़े अनोखे गड्ढे घर मिलते हैं जो ये दिखाते हैं कि कैसे इंसान अलग अलग माहौल में खुद को ढाल रहा था। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम प्रागैतिहासिक काल की गहराइयों से निकलकर एक खोई हुई सभ्यता की खोज करने वाले हैं। एक ऐसी सभ्यता जिसके होने का किसी को कोई अंदाजा तक नहीं था। चलिए सबसे पहले इसके आकार से शुरू करते हैं। जैसा कि ये नक्शा दिखा रहा है, हम सिर्फ एक नदी घाटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़े, एक विशाल इलाके की बात कर रहे हैं जो आज के पाकिस्तान, भारत और यहाँ तक कि अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इसका अंदाजा लगाने के लिए आप यूं समझिए कि हड़प्पा सभ्यता का इलाका प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया को अगर हम मिला भी दें तो उससे भी बड़ा था। जी हां, ये अपने वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता थी। और हां, इसकी खोज कोई यूरेका वाला पल नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं था कि किसी को अचानक से ये मिल गई हो। ये तो सुराग इकट्ठा करने की एक बहुत ही धीमी और मेहनत भरी प्रक्रिया थी। आप कह सकते हैं कि ये 4000 साल पुरानी किसी पहेली को जोड़ने जैसा था। इसकी शुरुआत एक ब्रिटिश यात्री से हुई जिसने कुछ खंडर देखे, और इसका अंत एक ऐसी घोषणा से हुआ जिसने प्राचीन इतिहास की हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। तो इन शहरों को इतना खास क्या बनाता था? अगर एक शब्द में कहूं तो प्लानिंग। इन शहरों में इंजीनियरिंग और संगठन का जो स्तर हमें देखने को मिलता है वो अपने समय के हिसाब से बस हैरान कर देने वाला है।
देखिए, सिंधु घाटी के लोग मास्टर प्लानर थे। उनके शहर टेढ़ी मेढ़ी गलियों का कोई जाल नहीं थे, नहीं, वो बिल्कुल सीधी सड़कों और अलग अलग काम के लिए बने साफ सुथरे जोन के साथ बहुत सोच समझकर डिजाइन किए गए थे। अरे, उन्होंने तो अपनी ईंटों का साइज तक फिक्स कर रखा था। ये छोटी सी बात बताती है कि वहां एक मजबूत केंद्रीय सत्ता जरूर रही होगी। और ये तो कमाल ही है। हर एक घर शहर भर में फैले ढके हुए ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा था। ये पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का एक ऐसा कारनामा था जिसकी बराबरी दुनिया में हजारों साल तक कोई नहीं कर पाया। ये सच में अविश्वसनीय है। और जब हम उनके बड़े शहरों में बनी इन खास इमारतों की तुलना करते हैं तो हमें उनके जटिल समाज की एक तस्वीर मिलनी शुरू हो जाती है। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार शायद उनके धार्मिक जीवन के बारे में बताता है। हड़प्पा के बड़े बड़े अन्न भंडार एक संगठित अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा करते हैं। और लोथल का डॉकयार्ड, खैर, वो तो ये साबित ही कर देता है कि वे मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं के साथ समुंदर के रास्ते व्यापार करते थे। लेकिन इन ईंटों और नालियों से परे आखिर ये लोग थे कौन? इसके कुछ सुराग हमें उनकी कला, उनके बनाए सामानों और उस एक चीज में मिलते हैं जिसे वो पीछे छोड़ गए और जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए। उन्होंने कोई मंदिर तो नहीं छोड़े, लेकिन उनकी कलाकृतियां उनकी मान्यताओं की एक झलक जरूर देती हैं। जो इतनी सारी मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, वो शायद प्रजनन की पूजा की ओर इशारा करती हैं। और फिर ये पशुपति मोहर है, जिसमें 3 मुंह वाले सींग वाले देवता दिखते हैं, जिन्हें कुछ लोग हिंदू भगवान शिव का शुरुआती रूप भी मानते हैं। लेकिन याद रहे, ये सिर्फ अंदाजे हैं, थियरीज हैं। और यहीं पर है सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य। हम उनके शहर देख सकते हैं, उनके बनाए बर्तन छू सकते हैं, पर हम उनकी आवाज नहीं सुन सकते। उनकी जो चित्रलिपि है वो आज भी एक पहेली बनी हुई है। ये 4000 साल पुराना एक ऐसा कोड है जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया है। तो हमने इस बेमिसाल सभ्यता का उदय तो देखा, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर बड़े साम्राज्य का अंत होता है। सवाल ये है कि सिंधु घाटी के लोगों का आखिर हुआ क्या? और इसका कोई एक आसान सा जवाब नहीं है। पुरातत्वविदों ने 1800 ईसा पूर्व के आसपास हुए इस पतन के लिए कई अलग अलग थ्योरीज पर बहस की है, और ये कोई एक रात में नहीं हुआ था। ये एक बहुत ही धीमी, धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया थी। ज्यादातर सबूत किसी एक वजह की तरफ इशारा नहीं करते, बल्कि कई वजहों के मेल की तरफ करते हैं। इनमें से जलवायु परिवर्तन, मतलब मॉनसून का बदलना, और नदियों के रास्ते बदलने वाली थियरीज आज सबसे ज्यादा मानी जाती हैं। आप बस सोचकर देखिए, जिस नदी पर आपकी पूरी खेती, आपका पूरा जीवन निर्भर करता है, अगर वो सूख जाए या अपना रास्ता बदल ले तो क्या होगा? शायद इसी ने उनकी आर्थिक बुनियाद को नष्ट कर दिया और शहरों का पतन शुरू हो गया। तो हम इस सोच के साथ इस कहानी को यहां रोकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत शायद एक पतन नहीं, बल्कि एक बदलाव था। उनके शहर जरूर बिखर गए, लेकिन उनके लोग बच गए, जो छोटे छोटे गांवों में जाकर बस गए। और उनकी संस्कृति के धागे, हो सकता है कि वो बाद के भारतीय समाजों के ताने बाने में कहीं बुन गए हों और एक ऐसी विरासत छोड़ गए हों जिसे हम आज भी खोज रहे हैं। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, बस उसका रूप बदल